नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में है मेरे सहयोगी अंजलि, निधि और समीरा। ये खबरों की करते हैं शुरुआत। अब से कुछ देर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो थोड़ी देर में अदालत में होगी पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है केजरीवाल की पेशी और रिमांड खत्म हो रही है तो ईडी निश्चित तौर पर रिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड करेगी। और साथ ही आज एक बड़ी चुनौती केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी दी गई है कि आज वो बड़े खुलासे कर सकते हैं। और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट और आसपास सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, देखिए जीत भाटी की ये रिपोर्ट। दिल्ली की आबकारी नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कस्टडी पूरी होने के बाद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पेश करेगी। तो हमको दिखाएं, यही राउज एवेन्यू कोर्ट सामने है, लेकिन इसके बगल में ही हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। और देखिए उससे पहले यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, आपको दिखाएं तस्वीरें तो हम यहाँ देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे जगह को एक तरीके से इसकी बैरिकेडिंग कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका जाहिर की जाती है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो उससे पहले इस सड़क को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये देखिए आगे जो रास्ता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ जाता है तो वहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और ज़रूरत के हिसाब से इनको आगे पीछे किया जाएगा। और पीछे की तरफ आप देखिए तो आपको वज्र वाहन, वाटर कैनन, तमाम वो उपकरण या यूँ कहूँ जो वाहन है जिनको इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की स्थितियों को काबू में करने के लिए, उनका यहाँ पर उनको रखा गया है। और इधर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। आप विधायकों को तोड़ना चाहती है बीजेपी। दिल्ली और पंजाब के विधायकों पर बीजेपी की नजर है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने ईडी से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि केजरीवाल जल्द बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट के चंद सवाल आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी क्यों न माना जाए और इसे राजनीति से प्रेरित क्यों न समझा जाए। ईडी को इन सवालों का जवाब 2 अप्रैल को देना है। हाई कोर्ट के इन सवालों से आप नेताओं के हौसले बुलंद हैं। आज हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। लेकिन बीजेपी आप नेताओं की इन दलीलों के बीच सवाल कर रही है कि केजरीवाल सच्चे हैं तो अब तक ईडी से भाग क्यों रहे थे। इनकी विश्वसनीयता 0 हो गई है, बजाय ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और इधर 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए आम आदमी पार्टी भारी भीड़ जुटाने की कोशिशों में लगी है। पार्टी के लोगों ने आज पैम्फलेट बांटे। इस दौरान पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
दिल्ली के आईटीओ समेत कई जगहों पर राजनीतिक गहमागहमी रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच पैम्फलेट बांटे और 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली में आने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहाँ से हटा रही, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटाया है। बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ से सबको उठाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। इधर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। वो लगातार लोगों के बीच अपने सीएम को बेगुनाह बताने में जुटी है। वक्त लोकसभा चुनाव का है, ऐसे में आम आदमी पार्टी विपक्ष के नेताओं को भी एकजुट करने की कवायद में लगी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में जुटी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी फिर केजरीवाल की रिमांड आज मांगेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। रिमांड कॉपी में केजरीवाल का रोल लिखेगी ईडी, सबूत के कुछ हिस्सों को कोर्ट में रखेगी ईडी। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी रिमांड मांग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी एक बार फिर रिमांड की डिमांड करेगी। इसके अलावा 6 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की खत्म हुई है। इस रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से घंटों पूछताछ की गई। वो पूछताछ तमाम सबूतों को सामने रखकर की गई, शराब घोटाले को लेकर। इसके अलावा के कविता और अरविंद केजरीवाल के अलग अलग बैठाकर जो बयान थे वो दर्ज किए गए और बयानों को कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी जांच में पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ईडी को अरविंद केजरीवाल से और पूछताछ करनी है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर रिमांड की जो मांग है आज ईडी के द्वारा कोर्ट से की जाएगी। जी शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो देखिए ये अहम खबर मिल रही है, ईडी फिर केजरीवाल की रिमांड आज मांग सकती है। ईडी सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बिहार से खबर है, बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर ये कि आरजेडी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस को 8 सीटें देने को आरजेडी तैयार है। एक और सीट देने पर चर्चा जारी है। शिवहर या महराजगंज सीट दी जा सकती है। बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे की तस्वीर आज साफ हो सकती है और खबर है कि कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बन गई है। एक और सीट पर चर्चा जारी है। कांग्रेस को जो सीटें ऑफर हो सकती हैं, उसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब और सासाराम शामिल हो सकती है। इसके अलावा एक सीट शिवहर या महाराजगंज से भी मिल सकती है। अभी तक बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और आरजेडी अपने करीब 10 प्रत्याशियों को सिंबल दे चुकी है। इसको लेकर एक तरफ जहां महागठबंधन में टेंशन है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, बिहार में लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता हैं, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, ना चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। और बिहार की पूर्णिया सीट महागठबंधन के लिए काफी पेचीदा बन गई है। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, वहीं पप्पू यादव भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पूर्णिया की सीट से पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, वहीं आरजेडी इस सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती ने दावा किया है कि पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है, 3 अप्रैल को वो नामांकन करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया उनके लिए मां समान है, एक बेटा अपनी मां को कभी नहीं छोड़ सकता। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बीमा भारती बेटी जैसी है, रिश्ते अपनी जगह है और विचारधारा अपनी जगह। नेतृत्व को तय करना है ना, हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। मेरा तो ये अभी पूर्णिया ने हमको तो अपने दिल से अलग किया नहीं। महागठबंधन के और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने ऐलान किया है कि पप्पू जी हमारे साथ। देखिए मैं एक बात बता दूं, मुझको समझ में नहीं आता, मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं, वो हमेशा रहे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग है।
और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आज गया लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। मांझी एनडीए की तरफ से गया से उम्मीदवार बनाए गए। लोकसभा में जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी नेता सर्वजीत से होगा। सर्वजीत अभी बोध गया से विधायक हैं। उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने उम्मीद जताई है कि इस बार हार का सिलसिला खत्म होगा और मांझी अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। लगभग 5 दशक के राजनीतिक सफर में जीतन राम मांझी मंत्री से मुख्यमंत्री तक कई अहम पदों पर रहे, मगर कभी संसद सदस्य नहीं बन सके। मोदी जी चाहे हम उनके गठबंधन में रहें तो उनके गठबंधन से बाहर रहें तो जब कभी भी होता है तो हमारे बारे में कोट करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं। हम जब उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो बेशक हमको समय देते हैं, तो इतना प्रतिष्ठा हमको देते हैं। एक चीज़ सपना देखा था कि हम एमएलए बनना चाहते हैं और आज भी सपना है कि हम पार्लियामेंट मेंबर बने। पहली बार जीतन राम मांझी ने 1991 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से टिकट पर गया से चुनाव लड़ा था, जो हार गए थे। इसके बाद मांझी विधानसभा चुनाव ही लड़ते और जीतते रहे। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। क्या महाराष्ट्र की बारामती सीट को लेकर एनडीए ने गुत्थी सुलझा ली है? विजय शिवतारे की सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ कल रात मीटिंग के बाद से ये सवाल सियासी गलियारे में उठ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विजय शिवतारे को मनाने के लिए सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच कल देर रात तक बातचीत हुई। दरअसल शिवतारे बारामती सीट पर खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और लगातार पवार परिवार सहित अजीत पवार को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कल की बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि बारामती सीट पर एनसीपी की तरफ से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा उम्मीदवार होंगी। इसलिए अजीत पवार के लिए मुसीबत होनी तय है और गठबंधन दल के साथी उनके सामने खड़े हो। सूत्रों के मुताबिक घंटों चली इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई, जिसका खुलासा आज विजय शिवतारे मीडिया के सामने कर सकते हैं। बहरहाल शिवतारे के साथ इस बैठक को लेकर फडणवीस की बड़ी भूमिका रही है। दरअसल शिवतारे पहले भी शिंदे से मिलकर बात कर चुके हैं, लेकिन बारामती से लड़ने को लेकर अडिग थे। इसके पहले अजीत की पत्नी सुनेत्रा की जीत को लेकर फडणवीस ने एमवीए को बड़ा झटका देते हुए महादेव जानकर को एनडीए के पक्ष में एक कर लिया था और उन्हें परभनी से उम्मीदवार बनाना स्वीकार किया, जिससे धनगर समाज अजित पवार के पक्ष में एकजुट होकर वोट करे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि छिंदवाड़ा अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, यहां सब कुछ गड़बड़ है। बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के पर्चा दाखिल होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस यहां से केवल एक बार चुनाव हारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा में इस सीट का 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, बीजेपी की जीत पक्की है। छिंदवाड़ा में 5 लाख बार जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मेरे ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चों को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि यहां कांग्रेस खेमे में कोई नहीं बचा। पिछली बार नकुल नाथ हारने वाले थे, लेकिन वो सिर्फ 37,000 वोट से जीत सके। यह अंतर कुछ भी नहीं। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने 2019 में बीजेपी के नथन शाह को 37,000 वोट से हराया था, जबकि 2014 में यहां से कमलनाथ ने 1,16,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है। और आज महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो सकता है। सभी घटक दलों के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने अभी तक राज्य की 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने अभी तक अपने उमेदवारों की घोषणा नहीं की है। केला आमच्या तिघांची आणि आमच्या मित्रपक्षांची महायुतीची प्रेस आहे,
त्याच्यामध्ये संपूर्ण चित्र काय झालेलं आहे ते स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितलं जाईल। सूत्रों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 14 और अजित पवार गुट की एनसीपी के हिस्से में 5 सीटें आ सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं उनमें बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, पालघर, कल्याण, ठाणे और दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में अजित पवार गुट की एनसीपी के हिस्से में 5 सीटें आ सकती हैं। रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक, धाराशिव सीट से एनसीपी चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिल सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष परभणी सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। और फिल्म अभिनेता गोविंदा एक बार फिर सियासी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। खबर है कि वो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 से लेकर कूली नंबर 1 तक जैसे किरदार निभाने वाले गोविंदा इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। खबर है कि इस मुद्दे पर शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने गोविंदा से मुलाकात की। गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था। 5 बार के सांसद बीजेपी नेता राम नाईक को हराया था। उस चुनाव में गोविंदा ने करीब 50,000 वोटों से जीत हासिल की थी। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो शिंदे खेमे के मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गोविंदा जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। इस बीच मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर दावेदारी को लेकर महाविकास अघाड़ी में खुलकर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम इस बात से नाराज है कि कांग्रेस के हक वाली सीट पर यूबीटी ने उम्मीदवार उतार दिया, जबकि अभी सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी और इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट, हाईकोर्ट ने पूछा था क्या कोई कानूनी रोक है, और इसी के मद्देनजर जो याचिका सीएम पद से हटाने की केजरीवाल को लेकर के रखी गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए जो याचिका डाली गई थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जनहित याचिका को लेकर के हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा था कि क्या कोई कानूनी रोक है। तो बड़ी राहत कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को मिली है। सीएम पद से हटाने की एक याचिका दाखिल की गई थी, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक और अपडेट आपको दे दें, अभी खबर भी हमने आपको बताई थी कि ईडी आज रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। और एक और बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई कानूनी रोक है, यानी ईडी की कस्टडी में रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ये अदालत ने पूछा। और जाहिर है देश का कानून इसकी इजाजत देता है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन इसे लेकर एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें यह डिमांड की गई थी कि क्योंकि अब ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, ये पूरा केस भ्रष्टाचार का एक केस है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें सीएम पद से हटा देना चाहिए। ये मांग करते हुए एक पीआईएल दायर की गई थी, लेकिन इस पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या रुख था इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट का, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सुरजीत यादव की तरफ से जो एडवोकेट है उनकी तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी कोर्ट में, और जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर अब उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। तमाम तरीके की दलील उस दौरान सुरजीत यादव की तरफ से दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला एक्चुअली विचाराधीन है और इसमें निषेधाज्ञा दिखाइए, क्या कानूनी बाधाएं हैं, इसके लिए वकालत कर रहे हैं। तो इस तरीके की कई तमाम दलीलें थी जो अदालत की तरफ से दी गई और उसके बाद आखिरकार जो पीआईएल थी इसको खारिज कर दिया गया है, जिसमें साफ
साफ तौर पर PIL में लिखा गया था कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो PIL जो दाखिल की गई थी वो खारिज हुई, और दूसरी तरफ आज फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो ED है आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसकी मांग अदालत में कर सकती है। जी जितेंद्र, हाईकोर्ट की ओर से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उसके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई कानूनी बाधा है जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं। साथ ही ये भी पूछा गया कि आप हमें निषेधाज्ञा दिखाइए। इसके अलावा कोर्ट ने बोला कि मामला विचाराधीन है। तो ऐसे ये तमाम दलीलें कोर्ट की तरफ से सवाल भी उठाए गए। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी दलीलें भी इस पर दी। इसके अलावा जो वकील थे उनकी तरफ से भी दलीलें तमाम तरीके की पेश की गई, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को बताया गया कि गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे के बाद कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं बना रहना चाहिए। तो इस तरीके की बातें फिलहाल अदालत के अंदर रखी गई और अदालत ने साफ तौर पर उस PIL को खारिज कर दिया, उस PIL को गिरा दिया, और उसके बाद अब कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को राजौरी कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी अपडेट देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि देश के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के करीब 600 वकीलों ने CJI DY चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खास ग्रुप न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है। चिट्ठी लिखने वाले वकीलों ने जिन खास बिंदुओं पर ध्यान खींचने की कोशिश की, उनमें कहा गया है कि ये समूह फैसले पर असर डालने के लिए दबाव बना रहा है, जिसमें राजनीतिक लोगों से जुड़े मामले ज्यादा हैं। चिट्ठी में भ्रष्टाचार के केस में दबाव बनाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पत्र में किसी वकील या समूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाल के दिनों में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले अदालत के सामने आ चुके हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में वकीलों ने कहा कि अब तो जजों पर सीधे हमले हो रहे हैं और अदालत में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर किसी के हक में फैसला नहीं होता है तो अदालत पर सीधा सवाल उठाया जाता है। इतना ही नहीं, अब न्यायिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चिट्ठी के जरिए इस बात की चिंता जताई गई है कि इस तरह के माहौल बनाकर आम जनता का अदालत पर भरोसा कम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में असम और बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके बाद प्रत्याशी 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे। 5 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, मतगणना 4 जून को। इस बीच 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए बिहार को छोड़कर नामांकन का कल अंतिम दिन था। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच आज होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन करने की आखिरी तारीख आज यानी 28 मार्च 2024 है। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरण में मतदान होगा, जबकि दिल्ली समेत कुल 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। कांग्रेस एक और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उलझी हुई है, तो दूसरी ओर अंदरूनी कलह का भी सामना कर रही है। चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हंगामा चंडीगढ़ के पार्टी ऑफिस का है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहुंचे हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी राजीव शुक्ला यहां मौजूद थे। उनके सामने पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के समर्थक थे, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लकी के समर्थक। दोनों तरफ से पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। नौबत तो ये हो गई कि सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को ही बीच बचाव करना पड़ा। इस जोर आजमाइश को देखते हुए राजीव शुक्ला ने यहाँ तक कह दिया कि वो टिकट देने नहीं आए हैं और 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म करके वापस लौट गए। मीटिंग के बाद पवन बंसल ने बूथ लेवल पर समर्थकों के साथ भी बातचीत की। मीटिंग हुई, लेकिन अंदर हुई नारेबाजी पर वो कुछ नहीं बोले। करके गए लोगों को बोल के गए हैं, कह के गए हैं सभी को कि हमें इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी है। जितने कोई BLA वगैरह जितने बन चुके हैं, कोई वो अपनी अपनी जगह पे काम करें और हम सब मिलकर
आम आदमी पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह और पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता दिलीप घोष की परेशानी बढ़ती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के बाद दिलीप घोष चौतरफा घिर गए। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष के इस बयान के बाद सबसे पहले पार्टी की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया। साथ ही चुनाव आयोग में टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया और अब दिलीप घोष के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दिलीप घोष ने न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान किया बल्कि ये सभी महिला का अपमान है। दिलीप घोष की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि दिलीप घोष अपने बयान पर ये कह चुके हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उनकी ममता बनर्जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अपने बयान पर दिलीप घोष खेद जता चुके हैं। আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক প্রথমবার নয়, কারণ আমি যা যে ভনিতা করে অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই। और अब खबर यूपी से। मुरादाबाद में सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट अंतिम समय पर कटने से सियासी बवाल जरूर मचा है, लेकिन कुछ लोग मिठाई बांटकर यह संदेश दे रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में जमकर लड्डू बटे। दरअसल ये खुशी सांसद एसटी हसन के समाजवादी पार्टी से टिकट कटने की है। लोग हसन के 5 साल में कुछ ना किए जाने से इतने नाराज थे कि टिकट कटते ही मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। तहसील स्कूल इलाके की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने कांठी से विधायक कमाल अख्तर के समर्थन में नारे लगाए। मुरादाबाद के बाद अब रामपुर सीट पर पेच फंसा है। नजरें अब एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर टिकी हैं। रामपुर में कई उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। एक तरफ मौलाना महिबुल्ला नदवी कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के आदेश पर नामांकन करने पहुंचे। वहीं आजम के करीबी आसिम राजा और अब्दुल सलाम ने भी पर्चा दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी में टिकट पर टकराव पर बीजेपी ने चुटकी ली। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। अब देखना होगा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी से कौन अपना नाम वापस लेता है। और महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई में अब ऐतिहासिक पात्रों की एंट्री हो रही है। शिवाजी की विचारधारा को प्रेरणा स्रोत बताने वाला एक वीडियो एनसीपी शरद गुट ने रिलीज किया। बिरसा जयसिंहांचा इतिहास तुम्हाला ठाऊक आहे का? तुम्हाला ठाऊक नाही? एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला है, जिससे मुगलिया सल्तनत के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और उनकी वीरता को दिखाया गया है। औरंगजेबाला वाटलं होतं की यांनी वीडियो में पार्श्व स्वर सांसद अलोल कोल्हे का है, जिसमें शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक पलों को बताया गया है कि किस तरह से दक्षिण भारत में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता गया। उत्तर भारत से ध्यान हटने के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण का रुख किया, लेकिन शिवाजी की ताकत से वो वाकिफ था। मुबलक सुपीक वीडियो को जारी करते हुए शरद पवार ने अपने संदेश में लिखा है कि जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको महसूस होता है कि शिवाजी महाराज का चरित्र आपके अंदर कितना घुसा है। आप शरण में जाते हैं, मांडलिक धर्म स्वीकार करते हैं, डराने धमकाने से भयभीत होते हैं, लेकिन ये योद्धा महाराष्ट्र के ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। तो साफ है कि ईडी कहीं ना कहीं ये बात दलील देने वाली है कि कुछ और सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं, जिसको लेकर उनकी कस्टडी की आवश्यकता है। और इसी के चलते जो है आज ईडी की टीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर कस्टडी की मांग कर सकती है। के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। देखिए, जैसा कि अपडेट हम आपको दे रहे थे कि आज संभावना यह है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी है कि कोर्ट में ईडी केजरीवाल का रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कुछ और ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल केजरीवाल से नहीं मिला है ईडी को, इसलिए पूछताछ अभी भी बची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवालों के जवाब ईडी की टीम को लेने हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट लेकर के जा रही है। ईडी हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल की कोर्ट में आज पेशी है
और आज फिर केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूछताछ से मिले कुछ सबूतों को कोर्ट में भी ईडी रखेगी। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है। वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सबूतों को भी आज कोर्ट के सामने ईडी रख सकती है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जा रही है। 6 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी के अधिकारियों ने सवाल किए और अभी बहुत सारे जवाब उनकी तरफ से मिलने बाकी हैं, ये ईडी सूत्रों का कहना है। लिहाजा आज ये पूरी संभावना है कि ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की बात की जाएगी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड अदालत से मांगी जाएगी, क्योंकि 6 दिन की जो रिमांड अदालत ने दी थी वो आज खत्म हो रही है। इस बीच केजरीवाल को लेकर एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो PIL दायर की गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह न्यायपालिका का काम नहीं है, यह कार्यपालिका का काम है। राष्ट्रपति शासन लगे या राज्यपाल शासन, ये कार्यपालिका तय कर सकती है, न्यायपालिका नहीं तय कर सकती। ये कहते हुए उस PIL को खारिज कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जरा बताइए वहां पर क्या डेवलपमेंट्स आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो गई। विवेक से लग रहा है हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और आज इस पेशी पर सबकी नजरें इस वजह से भी हैं क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से यह दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ा खुलासा करेंगे। और ईडी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ईडी फिर केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। देखिए, जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब ईडी सोर्सेस के हवाले से यह खबर और पुख्ता होती नजर आ रही है कि ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। रिमांड कॉपी में केजरीवाल का रोल लिखा जाएगा। साथ ही साथ संभावना इस बात की भी है कि 6 दिनों की पूछताछ में जो सबूत हासिल हुए हैं ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आज उसका एक हिस्सा भी अदालत में पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। अदालत में आज पेशी के दौरान क्या होता है, किस तरह का पक्ष ईडी की तरफ से रखा जाता है और क्या दलील अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दी जाती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से जो दावा किया गया है कि आज की पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले की मनी ट्रेल को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो वो खुलासा कैसे होगा, कहां और कैसे, ये खुलासा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाएगी, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल गई है। आज ईडी का क्या रुख नजर आ सकता है, ईडी सोर्सेस की तरफ से क्या जानकारियां आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की रिमांड की डिमांड की जाएगी कोर्ट से। इसके अलावा जो पिछले 6 दिन की पूछताछ, जो 6 दिन की लगातार पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई रिमांड के दौरान, उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को जो सबूत इस या फिर कहें साक्ष्य इस शराब घोटाले को लेकर अब तक ईडी ने इकट्ठा किए थे, उन तमाम साक्ष्यों से उनको कन्फ्रंट कराया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया है। ऐसे में ईडी को जरूरत है वापस से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को अलग अलग बैठाकर उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, दोनों को कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई बयानों को, लेकिन अभी तक ईडी की जो जांच है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है इनके बयानों के आधार पर। तो ऐसे में ईडी एक बार फिर आज अदालत से अरविंद केजरीवाल की रिमांड
की मांग करेगी। अब हालांकि कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जो पूछताछ की गई पिछले 6 दिनों के दौरान रिमांड के दौरान, वो पूरा उसका कुछ हिस्सा आज रिमांड कॉपी में ईडी की तरफ से लिखा गया है। साथ ही ईडी की तरफ से ये भी लिखा जाएगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इस जांच में सहयोग ईडी को अभी तक नहीं किया है। जी लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के संदेश को सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा भी था और उसमें उन्होंने ये जानकारी भी दी थी कि आज कुछ अहम खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में किया जा सकता है। तो अभी जानकारी है कि सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में ईडी का यही कहना है कि आज रिमांड को बढ़ाकर और अवधि मांगी जाएगी। और इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी यहां पर पहुंच चुकी है। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सुनीता केजरीवाल ने जो संदेश पढ़ा उससे आज की हियरिंग और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में ऐसा क्या कहने वाले हैं जो अपने आप में एक बड़े सबूत, बड़े प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, सुनीता केजरीवाल से की तरफ से कल ये दावा किया गया था कि आज अदालत के अंदर जिस वक्त ईडी कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल को पेश करेंगी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे। हालांकि खुलासा किस बात को लेकर होगा इस बारे में कोई कुछ उनकी तरफ से साफ नहीं किया गया, लेकिन सभी की निगाह इस वक्त इसी खुलासे के ऊपर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार किस तरीके का खुलासा आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर किया जाएगा। तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। खुद कोर्ट के अंदर सुनीता केजरीवाल मौजूद है। हालांकि अब कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम के अंदर ले जाया जाएगा। ईडी अब से 5 मिनट पहले ही ईडी हेडक्वार्टर से लेकर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के लिए निकली है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या खुलासा होता है और उस खुलासे पर ईडी का किस तरीके का जो जवाब है वो रहेगा। जी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के पहुंची अरविंद केजरीवाल को, और यहां पर ईडी कई सबूत भी घोटाला मामले से जुड़े रख सकती है। एक और अहम खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। बड़े नक्सली हमले की साजिश नाकाम की गई है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर हमले की तैयारी। तलाशी के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग की। गढ़चिरौली कांकेर सीमा पर C-60 कमांडो और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। 6 से 8 घंटे तक फायरिंग चलती रही। नक्सली कैंप में साजिश के तहत गड़बड़ी और नक्सली हमले की तैयारी की जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल पाई इस एनकाउंटर के बारे में? देखिए, ये ऑपरेशन जो है सुबह खत्म हुआ, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर गढ़चिरौली पुलिस को C-60 कमांडोज को बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं, विस्फोटक सामग्री मिली है और साथ में ऐसी भी सामग्रियां मिले हैं जिससे तमाम जो विस्फोटक सामग्री है वो बनाई जा सकती है। एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। साफ तौर पर गढ़चिरौली पुलिस का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर नक्सलाइज बड़े पैमाने पर सक्रिय रहते हैं, उन इलाकों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और उसकी तैयारी कर रहे थे। इसीलिए कांकेर इलाके में जो कि सीमा पर मौजूद है वहां पर इकट्ठा हुए थे और वहां पर उनका एक कैंप लगा हुआ था जिसमें ये तमाम विस्फोटक सामग्री और हथियारों के साथ में पहुंचे हुए थे। लेकिन समय पर C-60 कमांडोज को इसकी जानकारी मिली और रात को ही ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह तक ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह जब नक्सलियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो कमजोर पड़ रहे हैं तो उसके बाद में वो घने जंगलों की तरफ भाग गए। फिलहाल अभी किसी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं आई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। तो एनकाउंटर 6 से 8 घंटे तक चला है, जिसमें कल 6 नक्सली भी मारे गए थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी साजिश को रोका गया है, इसका खुलासा हुआ।